हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज में एरे डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक सिंटैक्स दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे, फिर यहाँ पे चूँकि एरे बनाना है तो एरे का सब स्क्रिप्ट लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये एरे का साइज। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने डेटा टाइप यूज़ किया हुआ है वो जरूरी नहीं कि हम वाइड लगाएं, हम कोई भी लगा सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। अब इसकी कोडिंग कैसे होती है उसको यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड studio.h लिया, ये सभी को मालूम है, ये हेडर फाइल होती हैं। फिर conio.h, conio का फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर यहाँ पे वाइड लगाया, फिर फंक्शन का नेम दे दिया मैंने, फिर एक एरे डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे एरे का साइज दे दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद मेन में आते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे विथ पैरामीटर यूज़ किया हुआ है तो इसके लिए मेन के अंदर हमको एक एरे लेना पड़ेगा जिसका कि मैंने साइज दे दिया, और एक आई वेरिएबल ले लिया। फिर इसका हम यहाँ पे CLRS से लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है तो बिना लूप के इस पर हम कुछ भी चीज़ इनपुट नहीं करा सकते, तो यहाँ पे लूप चलाना होगा i = 0, i <5, i++। अब सबसे पहले फॉर लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर लेंगे, इंटर द वैल्यू, फिर स्कैनफ आएगा। यहाँ पे हमने क्योंकि एरे लिया हुआ है तो इस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पे। अब इसको फंक्शन में कॉल करना है तो कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम देंगे, फिर एरे ले लेंगे, एरे का वेरिएबल का नाम क्या है a, और फिर इसका साइज क्या है i में नंबर ऑफ वैल्यू जो भी होंगी, नंबर ऑफ कितना टाइम चला हुआ वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे get.ch लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे void abc int p ये ले लिया मैंने, कमा इंटीजर i ले लेते हैं। चलिए फिर यहाँ पे लूप चला लेते हैं, फॉर i = 0, i अच्छा यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, j = 0, j i, j++। अब यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराना होगा, printf %d/t, p of j। ये इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट को फंक्शन को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली। मान लिया वैल्यू मैंने कुछ ये इनपुट की हुई है, इस तरह से कैसे इनपुट है वो देख लीजिए। i = 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा, मैसेज आएगा। आप वैल्यू इनपुट कराओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, %a लिखा हुआ है, तो यानी a की 0 पोजीशन पे 55 वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फिर से i++ होगा, i की वैल्यू क्या होगा 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा। आप a की 1 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करोगे, मैंने यहाँ पे ये इनपुट किया हुआ है। देन फिर से i++ होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से ये मैसेज आएगा। और a की सेकंड पोजीशन पे ये वैल्यू इनपुट करा ली मैंने, फिर से i++ होगा, i की वैल्यू क्या होगा 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये मैसेज आएगा। अब a की थर्ड पोजीशन पे हमने ये वैल्यू इनपुट करा ली, फिर से i++ i की वैल्यू क्या होगा 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की फोर्थ पोजीशन पे ये वैल्यू इनपुट कर ली है। फिर से i++ i की वैल्यू क्या होगा 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाएंगे तो a में हमारी ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है और i की वैल्यू साइज क्या है 5। अब ये a की वैल्यू उठ के किस में जाएगी, p में, और i का जो i वेरिएबल है उसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी। अब ये i और ये i यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि जो मेन के अंदर i वेरिएबल्स होते हैं वो खाली इसी मेन के अंदर काम करते हैं, और जो फंक्शन यानी जहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है इसके अंदर जो भी वेरिएबल है वो हमारे
ऑटो वेरिएबल होते हैं और उनका स्कोप खाली इसी फंक्शन के अंदर होता है, उसका इस आई से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आई का जो साइज है वो इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं int j बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएंगे पी के जे मतलब क्या हो गया 55, तो ये 55 डिस्प्ले होगा। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस होगा 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। इस पे वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी 78, फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस होगा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो पी की सेकंड पोजीशन वैल्यू क्या है 32, ये डिस्प्ले क्या आएगा। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस होगा 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस होगा 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा डिस्प्ले होगा I11। फिर से जे प्लस प्लस जे प्लस होगा 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और इस लूप से बाहर आ जाओगे। बाहर आने पे क्योंकि इससे फंक्शन से बाहर आ जाएंगे तो वापस कंपाइलर को कहाँ लेके जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले होके नहीं आएगा, वो डिस्प्ले होगा वो सब यहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या लगा हुआ है, वॉइड लगा हुआ है। अब इसको टर्बो सी पे देखने के लिए हम टर्बो सी पे चलते हैं। इससे पहले इसको सेव करना होगा, तो सेव करने के लिए हम सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे टर्बो सी पे जाएंगे। यहाँ पे लिख लिया मैंने .c, यस। अब टर्बो सी पे चलते हैं। टर्बो सी हमारा ये है 11.c, ये फाइल करते हैं Alt F9। ये आपसे वैल्यू इनपुट करने का था, हमने ये वैल्यू इनपुट करा ली। इस तरह से ये वैल्यू इनपुट होके आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा जो हमने एरे इनपुट कराया था उस तरह से ये डिस्प्ले होके आ रहा है। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल प्रोग्राम चल गया है। अब इसी में अगर इसी का सम कराना होता है या कुछ और प्रोग्राम बनाना होता है, वो कैसे बनाते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर से अपने कोडिंग सेक्शन में आएंगे। तो कोडिंग सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो वही काम हो रहा है यहाँ पे। अब इस पे आते हैं। यहाँ पे मान लिया कि हमको इसका सम कराना होता, तो हमने यहाँ पे एस की 0 रखी हुई है और यहाँ पे आएंगे s इज इक्वल टू एस प्लस पी ऑफ जे, ये कर लिया मैंने। और यहाँ पे आके इसको डिस्प्ले करा लिया प्रिंट सम इज इक्वल टू %d, s, और इसको ये कर लिया मैंने। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट करा रखी है, तो i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पे यहाँ पे आ जाओगे, मैसेज आएगा और एक की 0 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट हो जाएगी। माने ये वैल्यू इनपुट कर ली मैंने। फिर से i प्लस प्लस आई क्लिक हो गई 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर से यहाँ पे मैसेज आएगा और एक ही 1 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट होगी। मैंने मान लिया ये इनपुट कर लिया। फिर से i प्लस प्लस आई क्लिक हो गया 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो p की सेकंड पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट होगी। मान लिया मैंने ये इनपुट कर रखा है। फिर से i प्लस प्लस होगा, आई क्लिक हो गई 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे फिर से मैसेज आएगा और एक ही थर्ड पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करेगा। मैंने मान लिया ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है। ट्रू होने पे यहाँ पे आ जाओगे तो एक ही 4 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है। तो अपने यहाँ पे मान लिया कि ये वैल्यू इनपुट कर ली। फिर से i प्लस प्लस आई क्लिक हो गई 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फॉल्स होने पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ए में ये सभी वैल्यू जो हमने इनपुट कराई थी वो स्टोर हो जाएगी और आई में एरे का साइज यानी 5 हो जाएगा। अब ये ए की वैल्यू यानी कि एरे की पूरी वैल्यू की किस में जाएगी पी में, और आई की वैल्यू किस में जाएगी आई में। जैसा कि मैंने इससे पिछले भी आपको बताया था कि इस आई का इस आई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मेन के अंदर वेरिएबल है उसका स्कोप खाली इस मेन के अंदर है, इसके बाद इसका कोई भी स्कोप नहीं रहता। अब यहाँ पे आते हैं, जे बराबर 0, कंडीशन ट्रू है। तो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 0 प्लस पी ऑफ जे मतलब पी की 0% वैल्यू क्या 5। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर से जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो पी की 1% पे वैल्यू क्या है 7 और एस की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 5। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा
12। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या होगा 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो पी की सेकंड पोजीशन की वैल्यू क्या है 3 और एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या होगा 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो पी की थर्ड पोजीशन वैल्यू क्या है 7 और एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 15, तो 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22। फिर से जे प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या होगा 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो पी की फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू क्या है 9 और एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा 31। फिर से जे प्लस प्लस जे की वैल्यू क्या होगा 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाएंगे और एस की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 31। अब इसके लिए हम लोग वापस टर्बो सी पे आते हैं, कुछ वैल्यू दे रखी है, देखिए इस तरह से ये आउटपुट आ रहा है, तो 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 3 29। तो इस तरह से ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब इसमें स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको एरे डिक्लेयर फंक्शन में कैसे करते हैं वो समझ में आया कि नहीं है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि मैं आपको और सही ढंग से बता सकूं। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।